बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फायजा शराजी के साथ। नाजरीन, इस वक्त सियासी हालात बहुत गर्म नजर आ रहे हैं। कहीं तो इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है और उसके बाद वहां पे ये कहा जाता है कि जी वो एक सिर्फ नोटिस रिसीव करवाने आए हैं। ये कल की बात है जो मैं अभी पूरा बैकग्राउंड बताते हुए आज तक मामला आएंगे। और वो नोटिस रिसीव करवाते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं करनी। कल सारा दिन हमने यही मामला देखे, गिरफ्तारी नहीं करनी, नोटिस रिसीव करवाना, उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है। फिर आईजी साहब की स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं जी इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है। और ये सारा दिन हम ये मामला देखते रहते हैं, लेकिन बिलाखिर कारकुनान की कसीर तादाद वहां पे होती है तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम आज सुबह से देखते हैं कि इमरान खान की तोशाखाना में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ जो एक अपील दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया। नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो है उनको बरकरार रखा गया है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी हो पाती है, क्या कारकुनान इमरान खान को गिरफ्तार करने देते हैं। और ये भी बताते चले कि एक बड़ा मेन पॉइंट जो कि आज डिस्कस करने वाला है वो ये है कि ये कल ये कहा जा रहा था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि हमने चूंकि सिर्फ नोटिस रिसीव करवाना है, हमने गिरफ्तार नहीं करना इमरान खान साहब को। और उसके बाद कुछ देर वो वहां पे स्टे किया और फिर उसके बाद वो चली गई पुलिस। लेकिन आज ये देखा गया कि 150 से ज्यादा अरकान पे मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं, जिनमें किसी को नामजद नहीं किया गया। सिर्फ 150 लोग हैं बताए गए हैं जिन्होंने पुलिस की वहां कार्रवाई में मुदाखलत की है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है जी इमरान खान साहब को हर सूरत अदालत में पेश होना पड़ेगा, वरना हम उन्हें पेश करवा देंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी इस बात का क्या मतलब है, पेश किस तरह से करवा देंगे, क्या वो इमरान खान को अरेस्ट करके पेश करवाएंगे, इस पे बात करेंगे। और इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से भी बात करें तो उसमें कुछ हलचल दिखाई दे रही है। वजीर खारजा जो है वो इंदिया दे चुके हैं बातों बातों में, और शायद यूं कह लें कि धमकी दे चुके हैं कि अगर वहां पे सैलाब ज़दगान की मदद ना की गई विफाक की जानिब से तो वो इस विफाकी हुकूमत से वजारतें छोड़ देंगे। इस पे बात करेंगे कि क्या इत्तेहादी हुकूमत में इस कदर हलचल हो गई है कि इत्तेहाद टूटने के करीब आ गया है और कैसे इत्तेहाद को बचाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज बलूचिस्तान का वाकया हुआ उस पे यकीनन अफसोसनाक है। दहशतगर्दी का वाकया जब भी पाकिस्तान में होता है उस पे मुजम्मत भी की जाती है और उस पे हम लोगों को यकीनन तकलीफ भी होती है कि किस तरह से वाकयात हुए। नाज़रीन, सबसे पहले टारगेट किया गया KPK को, वहां पे पेशावर का वाकया हुआ जहां पे पुलिस को ही वहां पे टारगेट किया गया। उसके बाद हमने देखा कि सिंध को टारगेट किया गया, कराची में वाकया हुआ, वहां पे भी पुलिस को ही टारगेट किया गया। और अब जो बलूचिस्तान, पहले KPK फिर उसके बाद सिंध और अब बलूचिस्तान को टारगेट किया गया है और वहां पे भी पुलिस को ही टारगेट किया गया है। कांस्टेबलरी की वैन के करीब मोटरसाइकिल सवार ने खुद को उड़ा लिया है, जिसमें 9 अब तक की इत्तलात के मुताबिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। यकीनन काबिल मुजम्मत ये वाकया है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला दहशतगर्दी से पाक रखे। आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मियां हन्नान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब ज्वाइन करने के लिए। मुबशर बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफी, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आफ्ताब साहब आपसे शुरू करूंगी। आफ्ताब साहब बताइएगा, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ सर, सबसे पहले तो हमारे KPK को टारगेट किया गया, उसके बाद हमने देखा कराची को टारगेट किया गया है, आज बलूचिस्तान को सर टारगेट कर दिया गया। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से? अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे साथ जो दोनों अच्छा देखें, बात ये है कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। अच्छा देखिए, बात दो आज मैं ताज़ियत करूंगा, बल्कि मजम्मत भी एक की करूंगा। और एक तो ये कि जो कोयटा का वाकया हुआ, बलूचिस्तान का वाकया हुआ है, लेकिन ये आए दिन अब ये शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो हमारी कमजोरी होगी ना। अच्छा, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अभी तक बातें तो बहुत करते हैं, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूँ। मैं ये नहीं कि बड़ी जुमा कर रहा हूँ, मैं जो भी हुकूमत में है या रहा है कि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन हम असल मकसद की तरफ नहीं आते। हमें टारगेट करना चाहिए, हमें मालूमात लेनी चाहिए, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनके पास वो सारी मालूमात होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर हैं, और उससे पहले कि वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए हम उनके सदरबाब कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बाज लोग ये कहते हैं,
मुझे नहीं मालूम कि सही कहते हैं या गलत कहते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि तवज्जो हटाने के लिए भी इस किस्म के वाकयात करा दिए जाते हैं। तो ये आफताब साहब, तवज्जो हटाने का मतलब, मैं माजर चाहती हूँ इंटरप्ट करने के लिए, इलेक्शन की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, तो आपको लगता है कि क्या ये इलेक्शन की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश? देखें, जब आप ये दो चीजें आप याद रखेंगे, जब इलेक्शन की बात हुई थी तो उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि हमारी माशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है और हम फंड्स भी नहीं दे सकते और सिक्योरिटी हालात भी सही नहीं और हम सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते। ये दोनों बातें की थी उन्होंने। तो अब उसको मैं तो इसी सेंस में लेता हूँ, लेकिन किसी की जानों पर तवज्जो हटाने से बेहतर है कि हम बैठकर बात करें और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर काबू में आ जाएंगी। लेकिन दूसरा ये कि जब आप जुबान बंद करना शुरू कर देंगे, जैसे कि कल से ARY के साथ हुआ है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि आप अगर मीडिया की जुबान को बंद करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल मीडिया को इजाजत दें बात करने की। जिनको पसंद होगी उनकी बात या समझ में आती होगी वो सुनेंगे, जिनको नहीं आती होगी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप किसी की जुबान को बंद करें तो वो ज्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह आज एहतजाज हो रहा है तो लोग सोचते तो होंगे ना, या ये टीवी पे जिनको ARY नजर नहीं आ रहा होगा तो कहते तो होंगे। आफ्ताब साहब, आपकी बात आगे, मैं आपके साथ दोबारा बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लूं मुबश्शिर साहब से। मुबश्शिर खान बुखारी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि किसी न किसी चीज से तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, इत्तेफाक करते हैं इस चीज से? क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो इलेक्शन की जानिब है, हमारे दो सूबे इलेक्शन में जा रहे हैं, हर जानिब से इलेक्शन की बातें की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जो है वो इन एक्शन है। तो सर, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं इंतहाई माजरत के साथ आफ्ताब साहब की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ और एक बात से डिसएग्री करता हूँ स्ट्रांगली। जो उनकी बात जिससे मैं इत्तेफाक करता हूँ वो ये है कि हम प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लेते टेरर अटैक्स या मिलिटेंसी को रोकने के लिए। हम पे अटैक होता है, उसके बाद हमारी टीमें निकलती हैं, कोई एक आध सहूलतकार पकड़ लिया और दैट्स इट। हम बात की जड़ तक या जो टेरर नेटवर्क्स हैं उनकी जड़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे, ना ही उनके जो हमदर्द हैं हमारे सेटल्ड एरियाज में उनके हवाले से कुछ करते हैं, क्योंकि वही हमदर्द सबसे बड़ी उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं। इस बात तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें, और जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ वो है कि तवज्जो हटाने के लिए, तवज्जो हटाने का तो उस वक्त होता कि कोई नया फिनोमेना होता तो हम कहते जी तवज्जो हटाने के लिए ये वाले काम किए जा रहे हैं। ये फिनोमेना बहुत पुराना हो चुका है, बल्कि देखा जाए तो और हर रोज हमें चूंकि मीडिया को इस तरीके से थोड़ी सी लिमिटेशंस का भी सामना है, हर रोज एक अटैक होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। इसलिए जो है वो मामला इस तरह का नहीं है कि तवज्जो हटाने के लिए, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी है। लेकिन बुखारी साहब, आप ही की बात, हर रोज एक नया वाकया सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही क्यों होता है? KP में भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारी फोर्स को ही टारगेट किया। मैं अर्ज किए देता हूँ, आपने अगर उनका अलामिया जो जारी हुआ था जब हमारी आखिरी पीस टॉक्स उनके साथ खत्म हुई थी TP के साथ, तो उन्होंने अलामिया किया था कि जनाब हम वाज़े तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे और इस दफे हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल वाजे किया। उसके बाद एक नेक्सस हो गया, जो बलोच इंसर्जेंट्स है और TTP के दरमियान एक नेक्सस चल रहा है और वो भी पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन बलोच इंसर्जेंट्स में ये है कि वो सिविलियंस को भी निशाना बना लेते हैं, लेकिन TTP अभी तक और बार बार वो इस बात को क्लैरिफाई करती है। तो ये बात ठीक है कि दहशतगर्दी के लिए हमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए। इसको अप्रूव करने के लिए हमें कुछ नई पॉलिसीज डिवाइस करनी होगी, कुछ पुरानी पॉलिसीज जिसमें गुड और बैड का एलिमेंट हम शामिल करते थे वो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात वाले अमल को डेविएट वहां से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई ना ही हम लोग इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को या मिलिट्री लीडरशिप को कम अज कम इस बात का मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, ना ही वो इस तरह के निफेरियस डिजाइन पे अमल करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी आप देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ही देती है। जी ठीक।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर मियां हनान साहब, ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है सर, ये जो इलाका जहां पे ये दहशतगर्दी एग्जैक्टली हुई है, ये वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें उनका गढ़ माना जाता है। तो सर आपको क्या लगता है, अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल तो नहीं की, तो क्या कोई टीटीपी की जानिब से या जो हमारी दूसरी तंजीमें उनकी जानिब से आपको लगता है कि उनकी जानिब से टारगेट किया गया होगा? जैसे कि अभी मुबश्शिर साहब ने भी बताया कि जो लास्ट उनसे बात हुई थी, उन्होंने एलामिया जारी किया था, उन्होंने यही कहा था कि हम आपके दहशतगर्द जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको निशाना बनाएंगे। देखिए, इस पे हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर हम इसको पूरे को टेस्ट करें, पूरे जब से पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन किया है स्वात में, वाला फाटा के इलाकों में, जब ये क्लियर हो गई थी वहां से, उसके बाद हमारे पास 2-2.5 साल बिल्कुल सुकून रहा है। बहुत कम टेररिस्ट अटैक हुए। अब दोबारा ये फिनोमेना पिछले 4-5 माह से बहुत तेजी से इमर्ज हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने तवज्जो नहीं दी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। देखें, केपीके की पुलिस है वो भी कॉम्प्रोमाइज है, पंजाब की है वो भी कॉम्प्रोमाइज है, बलूचिस्तान में तो पुलिस का नामो निशान ही नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले बात यह है कि आप पुलिस को पूरी तरह इक्विप करें, उनके पास मॉडर्न सारी टेक्निक्स हो। देखें, वो इन्होंने बड़ा क्लियर किया, क्योंकि जब आप सिविलियन टारगेट बनाते हैं तो उनकी टेररिस्ट की रेपुटेशन भी खराब होती है और लोगों का एक रिजेंटमेंट आता है। इन्होंने डेलिबरेटली जो है आपके सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनको टारगेट किया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात यह, सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें आपकी फोर्सेज आ जाती है, उसके पुलिस की जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है ना वो। दूसरा, आपका जो नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन नेटवर्क, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज है जो ये काम कर रही है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो प्री एम्प्टिव मेजर लेते हुए पूरी तरह इसका एक मैपिंग करें पूरे बलूचिस्तान। उनको पता है कि ये टेररिस्ट रिडन एरिया है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बात जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हमें एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और टेक्निकल और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये लेकिन सर, हमारे यहाँ आपकी बात बुझाए कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है सबसे ज्यादा कि कंसेंसस नहीं है, कोई एक जगह बैठ के बात नहीं करते। आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। इसमें मैं चीज आपसे गोश्तवार करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी पोलिटिकल टर्मोइल होगा तो ये जो टेररिस्ट इदारे होते हैं, टेररिस्ट तंजीमें होते हैं, ये आपको इनको ये मौका मिलता है और ये अटैक करते हैं। देखे ना कि एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड दिया हुआ है और वो आर्मी को मसलसल आर्मी के खिलाफ उनकी एक जुबान दराजी हो रही है। इस वजह से उन्होंने बंद किया। वरना यार भाई की अगर टेररिज्म की खबर आती है तो वो तो कोई भी इदारा पाकिस्तान का जो कैमरा है वो बंद तो नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिकल टर्माइल होगा, उसके अंदर जब इंस्टेबिलिटी होगी तो टेररिस्टों को अटैक मिलेगा और आपके जो एनिमीज है, जो आपके बॉर्डरिंग एनिमीज हैं, जो दूसरे कंट्रीज में जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी आपको इस मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो देखे ना कि जब हमारा पेशावर का वाकया हुआ था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उसके बाद वो डिले होती गई, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये उसमें इशू पेश किया गया, उजर पेश किया गया कि आप हमें रिटर्न इन्वाइट नहीं किया, टेलीफोन लाइन पे इन्विटेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इतनी ये सीरियस सूरत हाल थी, हम भी जानते हैं कि दहशतगर्दी की सूरत हाल, पाकिस्तान बहुत सारे सालों से दहशतगर्दी की सूरत हाल से निमट रहा है, तो उनको बुला लेना चाहिए था। हुकूमत को हमेशा जरा अपनी ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिले होती गई। उसके बाद हमने देखा कराची का वाकया हो गया। हम क्यों अपनी मामला इतना डिले कर देते हैं कि हम एक नए वाकये का इंतजार करते रहते हैं कि नया वाकया हो, फिर ही हम उन चीजों पर गौर करेंगे। जब एक वाकया खत्म होता है ना, उसके बाद फौरन ही 15-20-8-10 दिन बात करते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, फिर अगले वाकये का इंतजार करते हैं। देखिए, जब पिछली जब पीटीआई की हुकूमत, जब पीटीआई वाले पावर में थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा था जी अब इकोनॉमी चार्टर फॉर जो ना इकोनॉमी कर लें। इन्होंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। अब वो पीडीएम वाले पावर में आ गए, तो अब इमरान खान साहब बैठना नहीं चाह रहे उनके साथ। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है वो आपकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ही सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट कौन सिलेक्ट करता है? लोग सिलेक्ट करते हैं, लोग उनको वोट डालते हैं, पार्लियामेंटेरियन आते हैं। देखिए, कोई जब पॉलिसी मेकिंग तो पार्लियामेंट में करनी है, जब भी कभी मुस्लिम लीग नून वहां पे नहीं बैठती, कभी वो जनाब आपके पीटीआई वाले वहां पे नहीं बैठते। देखिए, मामला तो रिजॉल्व पार्लियामेंट में बैठ के होंगे। हम लोग पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाह रहे। यही हमारे पॉलिटिशियन की जो हाई हेडेडनेस है, बातों को ना सुनना है और अपने जो कोर इश्यूज है उनके ऊपर फोकस नहीं है। हमारा कोर इश्यू क्या है? हमारा इस वक्त जो कोर इशू है वो हमारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। हमारे अंदर जो टेररिज्म अभी स्टार्ट हुआ है, नई वेव आई है, ये उसको हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। तीसरा ये है कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर नहीं बैठ रही।
क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सर हमारे बेसिक इशू में एक इशू ये भी है कि हम लोग को मालूम होता है पहले से थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन हम इसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की ये जो नई वेव आई है इससे महफूज रखे, पाकिस्तानियों को, मासूम पाकिस्तानियों को इससे महफूज रखे। कुछ बात कर लेते हैं नाज़रीन सियासत के हवाले से। ये जो सियासत में हलचल दिखाई दे रही है, हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने आ जाती है, कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है कि जिसपे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल पैदा कर देता है। जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद पुलिस भी गिरफ्तार करने, इस पे बात कर लेते हैं जरा। आफ्ताब साहब, मामला तो लग रहा है कि जल्द या बदेर किसी ना किसी तरह से मामला खान साहब की गिरफ्तारी तक ही जाके रुकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी आज इसका इंदिया दे चुके हैं। वो कह रहे हैं अगर खुद भी अदालत में पेश होते तो फिर उनको अदालत में पेश करवा दिया जाएगा। सर क्या समझते हैं, ये खुला थ्रेट था या उन्होंने आप लोगों को अलर्ट दिया है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब कोई तश्कील करने लगते हैं ना, काबीना भी, तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा बकवास करने वाला है, जो सबसे ज्यादा दूसरे के खिलाफ मुखालफत करने वाला है या बातें करने वाला, अपने आप को जो है, मैं वो बातें मैं नहीं करना चाहता कि जी अल्फाज इस्तेमाल कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा मूछें खड़ी करने वाला है उसको हम बनाते हैं जी वजीर दाखिला, और फिर बताते देखें जी हमने ये वजीर दाखिला बना लिया है और अब आपको ठीक करेंगे। ऐसा होता नहीं है। देखें, ये आपको एक कोशिश करके देख ली इन्होंने कि जब उन्होंने बुलाया तो हम जब सर मूंछों पे इतराज है? नहीं, मूंछों पे नहीं है। मूंछों अगर मूंछों पे इतराज है तो शेख रशीद साहब उनसे दाखिला रह चुके हैं, उनकी भी खासी मूंछें हैं। सर मैं बता दूं कि मूंछों के ऊपर नहीं, मूंछों के पीछे के किरदार के ऊपर इतराज। अच्छा अच्छा देखिए, बात ये है कि इस वक्त मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा है आपके सामने, समझे ना, मुल्क लोग परेशान है। आज यकीन करें कि मैं क्योंकि ग्राउंड का आदमी हूँ, मैं लोगों में रहता हूँ, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन यकीन करें मैं जब वहां जाता हूँ तो लोग परेशान। वो कभी मुझसे ये नहीं पूछते कि आफ्ताब भाई क्या होगा। वो कोई कहता है, अभी मैं आपको अगर आप व्हाट्सएप में मैं आपको आफ्ताब साहब आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वहीं पे खड़ा रह गया ना। मैंने ये पूछा है कि मामला लग रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक, कल क्या 7 तारीख को खान साहब अदालत पेश होंगे? चलो मैं क्वेश्चन तब्दील कर ले, तो क्या कल 7 तारीख को इमरान खान साहब अदालत पेश होंगे? पहले भी तो हुए ना, क्या हुआ? देखिए अच्छा। मैं ये बताऊं कि इससे मसला हल नहीं होगा। आप मुल्क के अंदर एक तरफ आप कहते थे कि जी ये बात नहीं करते, पार्लियामेंट में नहीं आते है, और ये हालात के ऊपर जब एक इस किस्म के हालात से गुजर रहा हो पाकिस्तान, जहां पर अभी मुझे खातून ने कहा है कि आफ्ताब साहब खुदा के लिए मेरे बच्चों के लिए दवाइयों के लिए पैसे भेज दो, समझे ना, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं खुद बच्चे वाला हूँ कि कितनी तकलीफ का अमल है कि खातून जो है वो फोन करके मुझे कह रही है कि जी आप मुझे दवाइयां ले दो, कि जी मैं अब इस तरह हालात के अंदर हमारा टॉपिक क्या बना हुआ है? हमारा टॉपिक बना हुआ है कि इमरान साहब की गिरफ्तारी। इमरान साहब की, अगर इमरान साहब की गिरफ्तारी से ये कौम का मसला हल होता है तो मैं भी खान साहब से कहूंगा, खान साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूं। लेकिन सर आफ्ताब साहब माजरत के साथ देखिए ना, गिरफ्तारी का मसला तो बना हुआ है, बनीवाला में इतने कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं, गिरफ्तारी की वजह से वहाँ पे मौजूद है ना कि गिरफ्तार ना हो सके। सुन तो लें, एक तो टीवी वाले ना सुनते हैं ना सुनते, परेशान भी होते हैं कि 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो मेरे पास कैमरामैन आते हैं। सर देखिए, आप टीवी वाले परेशान होते हैं, लेकिन टीवी वालों ने आवाम का मौक़िफ़ आप तक और आपका मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाना होता है ना। टीवी वाले अपने चैनल बेच रहे होते हैं और कुछ नहीं है। चलो सर, ये आपकी स्टेटमेंट हो सकती है, अपनी बाकी सियासी स्टेटमेंट पूरी कर लें। जी सर, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, आपका टीवी टुडे अभी ताजा है, मैं तो पिछले 10 साल से चैनल्स के ऊपर बैठता हूँ। चलो सर, आप अपनी सियासी स्टेटमेंट बता दें। सियासी स्टेटमेंट ये है कि आज तक मुझे ये बताएं कि 75 साल में तोशा खाना सिर्फ इमरान खान के पास था? इससे पहले कितने लोग थे जो तोशा खाना के अंदर आए और उनके गिरफ्तारी, नॉन वारंट गिरफ्तारी इशू हुए और वो गिरफ्तार हुए? आप मुझे एक मिसाल दे दें कि जी ये साहब आए थे और ये लियाकत अली खान साहब आए थे, कायदे आजम साहब आए थे और इनको तोशा खाना मिला तो ये अंदर चले गए। यार वहां से लेकर आज तक इमरान खान तक जो है बता दें मुझे कि किसके खिलाफ एक्शन हुआ, क्या क्या तोशा खाना सिर्फ इमरान खान को मिलते थे तो आज, या पहले वाले थे तो उनकी लिस्टें कहाँ हैं, उनका वो कहाँ है मुकदमा? वो मुकदमा तो खुले ना सारा, और क्या जिसने जो इससे लिया और इसके बेनिफिशियरी बने इन चीजों के,
सबको भाई एक दफा सबके लिए ये है कि जी इन सबको अंदर डाल दें। मतलब जी। जब एक तरीका ये जरूर हो सकता है, आप ये जरूर कह सकती हैं कि जी तोशा खाना में जो चीज आई, चाहे वो किसी के दौर में आई हो, इमरान खान के दौर में आई हो, कि जी ये इसकी कीमत तो मार्केट के अंदर थी 1 करोड़ रुपया, और हुकूमत ने इसकी कीमत तय की जी 20%, 10%, और 10% इन्होंने तो 50 लाख रुपए शो करके 10% दे दिया। मतलब ये कोई बात है करने की? आप बुलाएं सबको। इस वक्त मुल्क जो है, मैं आपको बताऊं, कभी मुझसे किसी ने, मैं आपको ईमानदारी की बात जी 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 मुबशिर साहब, मैं आपकी जाने बात हूँ। आफ्ताब साहब माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मुबशिर साहब, मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगी और आपसे जानूंगी कि ये जो हम सहाफियों पे मंजन बेचने का इल्जाम लगा, ये किस हद तक आप समझते हैं दुरुस्त है? और दूसरा, हम ही ने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जरा मुबशिर साहब से बात करना चाहूंगी। मुबशिर साहब, ये जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने आफ्ताब साहब की बात सुनी, देखिए, अगर तो हम इमरान खान साहब की बात करते हैं तो हम तब बुरे बन जाते हैं, अगर नहीं करते तो तब भी इल्जामात की जद में आते हैं। तो सर, क्या कहेंगे ये सहाफियों के हवाले से? देखिए, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो खान साहब फिर दे दें गिरफ्तारी, ताकि हम बातें डिस्कस ही ना करें, ये इशू खत्म हो, फिर बाकी इश्यूज की तरफ जाएं। जी देखिए, कुछ चीजें फैक्ट्स पे लाना, फैक्ट्स कुछ रिकॉर्ड पे लाना जरूरी होते हैं। आफ्ताब साहब ने फरमा दिया, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च वर्क कंडक्ट करवाया था। सहाफियों की तनहाई तो चलिए रुकती रही है माजी में, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा जो क्राइसिस आया सहाफियों पे, वो पीटीआई के दौर में आया, और उस पीटीआई की एक पॉलिसी की वजह से मालिकान को जस्टिफिकेशन मिल गई कि सहाफियों को निकाले भी और उनकी तनहाई भी रोके। और वो पॉलिसी ये थी कि इन्होंने पीआईडी का जो बजट था एड्स का, वो खतरनाक हद तक कम कर दिया, और वो जो कम किया उसमें से भी अपने पसंदीदा चैनल्स को तनहाई देते रहे, एड्स देते रहे, लेकिन बाकियों को उस तरह उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई, जिसके नतीजे में डाउन साइजिंग की खौफनाक पॉलिसी और फिर तनहाई रोकने की खौफनाक पॉलिसी की गई। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसको फैक्ट चेक कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि तोशा खाना केस में बाकियों के भी केसेस चल रहे थे, और बाकी इनका भी चल रहा था। 8 साल डिले के बाद इस केस का भी फैसला हुआ। ठीक है, इस बात पे तो कहा जा सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि बाकी लीडरशिप्स जितनी भी है, आसिफ जरदारी के खिलाफ 23 केसेस हुए, 23 में 11 साल जेल और एक्विटल। नवाज शरीफ जेल, शहबाज शरीफ जेल, यूसुफ रजा गिलानी जेल, मरियम नवाज जेल, जावेद हाशमी जेल। बहुत सारे लोगों पे जो जो इल्जाम लगे वो कोर्ट्स में भी गए, और उन्हें कन्विक्शन हुई तो जेल में भी जाना पड़ा। तो खान साहब को चूंकि एक में इल्जाम उन पे लग चुका है, फिर उसके बाद उन्हें तलब किया जा रहा है, तो खान साहब, इस पे भी मैं आपको लतीफा कल का ही सुनाता हूँ। कल मैं सीसीपी और लाहौर से मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा जी ये, और उस वक्त तक अभी सिर्फ टीम आई थी, आगे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, जनाब ये टीम आई है, कहते हैं अरेस्ट वारंट है, तो आपने चूंकि असिस्ट करना है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये सर्व कर देंगे और फिर वापस चले जाएंगे? उन्होंने पहले तो मुझे अजीबोगरीब अलकाबात से नवाजा। उन्होंने कहा, मतलब आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? आप इतने मतलब तजर्बाकार साहब हैं, लेकिन मुझे तो आपके सवाल पे हैरत हो रही है कि ये अरेस्ट वारंट है, इसको सर्व नहीं किया जाता, इसके नतीजे में अरेस्ट होता है। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद ने भी यही कहा, जनाब अली, ये टीम नोटिस सर्व करने नहीं गई, ये अरेस्ट करने गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वो सर्व करके वापस आ गए हैं। क्यों? रीजन क्या थी? वहां पे चूंकि पुलिस की नफरी तो है बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन वही इन पाकिस्तान यू लिव बाय गन यू डाई बाय गन वाली तरफ हम जा रहे हैं। जो पीटीआई के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जिस तरीके से वो घेरा एसपी, उनकी शक्ल ही बड़ी मासूम थी, हुसैन ताहिर गालिबन उनका नाम था, तो वो देखिए उनके साथ क्या सलूक हुआ। तो खान साहब जो है वो अपने बारे में एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं कि ही इज अबाउट द लॉ, और मेरा ख्याल है कि खान साहब की पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। फिर खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। यकीन कीजिए, तमाम पॉपुलर लीडर्स की जान को पाकिस्तान में खतरा रहा। आसिफ जरदारी पे लाडी जेल में तशद्दुद हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब जो ही वापस आई, कारसाज पे अटैक हुआ, सेकंड अटैक का उन्हें थ्रेट था, लेकिन वो नहीं रुकी, शहादत उन्होंने एम्ब्रेस की।
मियां नवाज शरीफ को थ्रेट था, उनके राइवल जाते हुए वहां पे बम धमाका हुआ 98 की बात मैं कर रहा हूँ। ये थ्रेट सबको होते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लॉ को अवॉइड करेंगे, तो अगर लीडरशिप ही लॉ को अवॉइड करेगी तो यकीन कीजिए फिर फॉलोअर्स भी यही करेंगे। यानी कि मुबश्शिर साहब, आपके मुताबिक कल इमरान खान साहब अदालत पेश हो जाना चाहिए, वो पेश होंगे? आपको क्या लगता है? जी लीगली तो उन्हें पेश होना चाहिए, और अगर लॉ को वो एस्केप करना चाहते हैं फिर वो नहीं होंगे, जो अभी तक वो बड़ी कामयाबी से बहुत सारे मामला पे वो पेश भी हुए हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बहुत सारी जगहों पे वो पेश नहीं हुए। तो लीगली उन्हें मेरा ख्याल है कि लॉ की सरबुलंदी के लिए कल पेश हो जाना चाहिए, और मैं उनसे यही तवक्को करता हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमने ये देखा कि इमरान खान साहब के जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे वो बरकरार रखे गए हैं अभी तक। तो आपको लगता है कि कल तक, जब तक अदालत की हेयरिंग नहीं होती है या खान साहब ऐसा कोई इंडिया नहीं देते कि वो जा रहे हैं कोर्ट में पेश होने, कोई गिरफ्तारी की सूरत हाल नजर आ रही है या आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात देखी जाए, क्या इमरान खान साहब लॉ से ऊपर है? क्या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो कानून है, क्या एक बंदा 10, 50, 2000 बंदा लेके आके बैठ जाएगा जी मुझे कोई बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता? तो यही तो हम जो है ना लॉलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, और डेफिनेटली अभी तक कोई लाडलापन मौजूद है कहीं इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल लाडलापन मौजूद है। अगर लाडलापन मौजूद रहा तो एक मुल्ज़म है जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, अगर वो कोर्ट में नहीं पेश होता तो ये इनडायरेक्टली तौहीन अदालत है। एक बंदा अदालत में बुला रही है। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज पे भी तौहीन अदालत नहीं लग रही, वो स्टेटमेंट उनके भी सुन ले, थोड़ा सा लाडलापन शायद उधर भी जा रहा है। देखें, वो इसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है। जब इमरान खान के ऊपर कोर्ट कमजोर हो गई है, नहीं हाथ जा रही, तो फिर उनको मजबूरन मरियम नवाज को भी लाडलापन देना पड़ेगा, नवाज शरीफ को भी लाडलापन देना पड़ेगा। कोर्ट का तो काम ये है कि वो हमारे जो मदर साहब, मैं बात करता हूँ, हमारे जो कोर्ट है वो 10-10 मरतबा जनाब इमरान खान साहब को बुलाते हैं और इमरान खान साहब पेश नहीं होते, कहते हैं मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई आप किसी मुजरिम से पूछेंगे कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, भाई आप आए। सर थ्रेट तो मौजूद है, डॉक्टर साहब थ्रेट तो मौजूद है। देखिए ना, देखिए इमरान खान साहब पे हमला हुआ, इमरान खान साहब पे हमला हुआ, उनके जो, सर एक सेकंड मेरी अर्ज सुन ले, इमरान खान साहब पे हमला हुआ, लेकिन जिसने हमला किया था उसके ये ऑप्शन, उसको ये अवेलेबिलिटी है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होता है। तो सर खान साहब पे तो हमला हुआ, साबिक वज़ीर आज़म है, इस पे तो कोई भी मुकर नहीं सकता। हमला मुशर्रफ साहब पे भी हुआ है। सब लोग जो है ना, जो भी हमारे पोलिटिकल लीडर है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, उनकी प्रोटेक्शन में रखे। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मुसलसल कोर्ट्स बुला रही है, डिफरेंट केसेस है, उसमें कहीं पे ये वीडियो लिंक के थ्रू, या तो कोर्ट उसके लिए परमिशन देना वीडियो लिंक के थ्रू पेश होने की। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, माइट इज राइट, जिसके पास पावर है या पब्लिक जिसके साथ है, हम कानून को अपने मोम की नाक की तरह चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इमरान खान के ऊपर 3-4 बड़े क्लोज एंड सेट केस है, जिसमें आपका एक तो तोशाखाना वाला केस है, उसमें उन्होंने कहा जी पिछले केस लोगों को भी होना चाहिए। भाई बात यह है कि जिसके ऊपर अभी है उसका तो फैसला करे, बाकी पिछले के ऊपर भी खोल लें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त केस चल रहा है, उनकी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपनी बेटी को, या तो वो क्लियर भी आके अपना डीएनए दे दे, क्या ये वो मेरी बेटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे अगर हमारे पास कोई कानूनी माहिर होते तो ज्यादा डेफिनेटली हमें इसके बारे में डिटेल से बताते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए जाते हैं तो उसमें ये शिक होती है, उसमें बाउंड किया जाता है कि आपने अपने बच्चों को लाजमी डिक्लेयर करना है। तो ये शायद कुछ ऐसा नहीं होता। उसमें देखिए आप, मैं अर्ज करूं जी सर, मौका दें। जी मुबश्शिर साहब, देखिए ये टिरियन वाइफ वाला केस भी ना इस वक्त जो है ना, वो खतरनाक सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए इसलिए इख्तियार कर गया है कि पहले जब पिटीशन होती थी तो उस पे कोर्ट्स ये कहती थी कि जनाब ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन इस दफे चूंकि 97 से लेके अभी उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन लड़े हैं, और उसके साथ साथ अभी जो उनका एक कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जो हमारा पारा चनार से उस एजेंसी साइड से है, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंट साथ एक अटैच किया गया है वो अमेरिकन कोर्ट का वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें इमरान खान साहब ने कॉन्सेंट दी थी कि टिरियन वाइट का मैं बायोलॉजिकल फादर हूं, और अगर इसकी कस्टडी इसकी खाला को दे दी जाए तो जी मुबश्शिर साहब, आप तब शायद मुबश्शिर साहब से हमारा राब्ता जो है मैं कर रहा हूँ। जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी
वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफाइड खान साहब का जो कॉन्सेंट लेटर है वो इस दफा कोर्ट के पास मौजूद है। इसलिए खान साहब के लॉयर उसके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए ये जो फरमाया मेरे भाई ने कि ये भी एक ओपन एंड शट केस है, मैं ओपन एंड शट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम इस पे डिबेट हो पाएगी, क्योंकि खान साहब 1997 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे भी उन्होंने लड़ना है, तो ये उन्हें इसको डिक्लेयर करना लाजिम था उन पे। तो ये भी एक टेस्ट केस होगा खान साहब के लिए भी। ठीक, और जी ठीक। आफ्ताब साहब ये जो इमरान खान की तकारीर पे कैमरा ने पाबंदी लगा दी है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की आगे? अच्छा, हमारी तो जो है वो है, क्योंकि हमने तो अपना काम करना है, और आज के दौर में जो आज इतना लेटेस्ट जमाना आ गया है, इस दौर के अंदर अगर पाबंदियों से मसला हल होता तो मैं इनको सलूट पेश करता, नेपरा वालों को, समझे ना। देखिए बात यह है कि अभी मेरे घर में अभी भी लगा हुआ है ARY, और सुबह से मैं सुन रहा हूँ उसको। अच्छा, पाबंदी है तो फिर कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ा पावरफुल हो गया है सर। मैं तो बात करूं इमरान खान की तकरीर की, आपको याद होगा तकरीबन 2-2.5 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, इमरान खान पे पाबंदी पैमरा की जानिब से लगा दी गई थी तकरीर पे, सेम डे गवर्नमेंट की जानिब से फिर वो पाबंदी हटा भी दी गई थी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी ऐसे कुछ हालात होंगे? सर ऐसा आज मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये वो जमाना नहीं है कि जहां पर आप सहाफियों के ऊपर, चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दें और आपका मसला हल हो जाए कि जी उसको सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, 4000 एम्प्लॉइज हैं उसके, वो बेरोजगार हो जाएंगे। भाई चैनल तो वैसे ही चल रहा है सुबह से, मैं देख रहा हूँ, उसमें वो तकरीरें भी दिखा रहे हैं, वो तारड़ भी दिखा रहे हैं, वो राना सनाउल्लाह को भी दिखा रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो ये अपनी सुर्खी है कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि हर शहर के अंदर वहां के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी हो रहा है, तो वो इनसे कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा, समझे ना आप। जी आफ्ताब साहब, हम बिल्कुल, क्योंकि हम खुद भी सहाफी हैं और इस तरह से किसी भी चैनल को बंद कर देना हम डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस तरह के वाकयात ना हो। लेकिन सर आपको याद हो कि नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर पे पाबंदी लगी थी जब आपका दौरे हुकूमत था पैमरा की जानिब से? अच्छा, वो इसलिए लगी थी कि उसकी 2 वजूहात थी। जी। एक वजह थी कि वो सजा याफ्ता थे, सजा में थे, उनको ये बताया गया कि वो आधे घंटे में मरने वाले, समझे ना। और इनके भाई जिन्होंने आजकल जो वजीर आजम है, उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मेरे भाई को अगर आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान से नहीं निकाला गया तो ये मर जाएंगे, तो लिहाजा इनको 6 हफ्ते के लिए आप बाहर भेज दें, ये इलाज करा के वापिस आ जाएंगे। तो ये एक तो अदालतों के वो थे, और इसी तरह अब वो वहां बैठकर पार्टी चला रहे थे, वो इलाज तो करा ही नहीं रहे। वो तो जाते हैं KFC खाने, वो जाते हैं कॉफी पीने, वो जाते हैं और वो 3 टाइम दवाई लेते हैं। वो दवाई होती है सुबह, उनके घर के बाहर लोग खड़े होकर चोर 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 कहते हैं, दोपहर को कहते हैं और शाम को कहते हैं। 3 टाइम की दवाई लेते हैं वो, क्योंकि अगर वो ना दवाई लें तो सेहतमंद नहीं रह सकते। भाई वो एक अलग केस है, उसके ऊपर अगर नेपरा ने कि एक आदमी कोर्टों को वादा करके गया है कि जी जमानत देकर गया है कि मैं 6 हफ्ते में इलाज करके वापिस आऊंगा, मेरी एक हालत बहुत खराब है, लेकिन वो जाकर वहां पे सियासत कर रहा है, तो सियासत के लिए तो ये मैदान है ना। और 10-12 महीने से जहाँ इतने सारे केसेस माफ करवाए, नैब के अंदर से 50 करोड़ से नीचे का जो है केस, वो केस ही नहीं समझा जाएगा, समझे ना। तो वो इस सारी चीजों में इसमें अपने भाई को भी बरी करवा लेते, केस लगवाते, बरी करवा लेते, यहाँ घूमते फिरते, सियासत करते, चलते जुलूस करते, सब कुछ करते, तो वो भी नहीं कर रहे। हालांकि सारों की कर दिया उन्होंने, पूरा पाकिस्तान के जितने भी सर कोशिशें तो वो कर रहे हैं ना, बार बार कहा जा रहा है मियां साहब वापस आएंगे। मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ, मैं जरा डॉक्टर साहब से जान लूं। डॉक्टर साहब, अभी कल हमने देखा कि वजीर ख़ारजा साहब ने एक इंडिया दिया, या उसे थ्रेट भी कह सकते हैं, मौजूदा हुकूमत को कहा गया कि जी अगर आपने सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करनी तो हम वजारतें छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे भी कुछ जिस उनकी जो बॉडी लैंग्वेज इस तरह से लग रहा था कि नो कॉम्प्रोमाइज, कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा इलेक्शंस की सूरत हाल चल रही है, इस पे ये भी ऑप्शन आ रही है कि जनरल इलेक्शन में चले जाए, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को PDM से या मौजूदा हुकूमत से अलग करना चाह रही है? वो चाह रही है कि ताकि इलेक्शन में जो हमारा नुकसान का खमियाजा जरा कम हो?
देखिए इस वक्त जो सूरत चल रही है ना उसमें बिलावल साहब का ये बयान तो आया, तो मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त जो पीडीएम है ये इलेक्शन कराने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहा। वो तो नजर भी आ रहा है ना। और एक बात और दूसरा ये अगर ये इलेक्शन में जाती है तो एक उनको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो है ना पीटीआई की सपोर्ट वहां पे ज्यादा हो सकती है। और इसमें एक और भी कुछ इश्यूज है। या तो सारे इलेक्शन जो है सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे हो, अगर आप सूबाई के पहले कर देंगे इलेक्शन, बाद में क्या होगा जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे उस वक्त घूमते पंजाब में हो सकता है पीटीआई या पीडीएम की हो, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ही होगा, वो जनरल इलेक्शन को अफेक्ट करेगा। अब बिलावल साहब ने जो बात की है मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ये इसकी जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि सिंध के अंदर क्योंकि सैलाब का मसला चल रहा है और साथ जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। सर हमारे तुर्किया की मिसाल है, तुर्किया में कितना बड़ा अभी जल्जला है लेकिन उधर इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली देखें ये स्ट्रेटजीज पोलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है हम इलेक्शन से या उसको थोड़ा डिले किया जा सके, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सके जिससे जो है ना सामने बार जो है लाठी में टूटे। एक पॉइंट जो पिछले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रहा है, जो इन्होंने ARY ने के ऊपर पाबंदी लगाई है, सबसे पहले मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो फ्रीडम होती है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। तो अताब साहब के ऊपर भी पाबंदी लगी रही है, उन्होंने आर्मी के खिलाफ बोला था बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली, और वो भी एक पॉलिटिकल लीडर ही था ना पाकिस्तान का। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी पाबंदी रही है। अब इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने जो है ना पैमरा ने कहा जी कि इनकी जो स्पीचेज है सबसे पहले हमें अपने जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको पहले तो रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, आप एक टारगेट कर रहे हैं एक एस्टेब्लिशमेंट को, बड़ा क्लियरली टारगेट कर रहे हैं, कम से कम आप अपने आप को रेक्टिफाई तो करेंगे चीजों के नहीं करेंगे, आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। ये पाबंदी जो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम जिसके ऊपर स्टैंड ले रही है, जो पैमरा स्टैंड ले रहा है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखें ना, वो कह रहे हैं ये रीजन है जिसके ऊपर हमने इनके पाबंदी लगाई, वरना यही इमरान खान है जो 8 और 9 घंटे जिनकी कवरेज। लेकिन सर ये भी तो देखे ना कि यही इमरान खान है जो पीछे उन्होंने कोई नई बातें तो की नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पे तो बड़े अरसे से वो तनकीद करते आ रहे हैं, पहले भी तनकीद कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब माजूर के साथ वापस वक्त की क्योंकि बहुत ज्यादा किल्लत है, मैं चाहूंगी मैं जरा मुबशिर साहब से जानूं। मुबशिर साहब, चौधरी शुजात ने तो आम इंतखाबात में जाने की तजवीज दे दी है, बिलावल साहब दूसरी सिमती जाते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने बीच में सैलाब ज़दगान ले आए हैं कि अगर वो ना हुआ तो हम वजारतें छोड़ देंगे। क्या देख रहे हैं पीडीएम में बहुत फूट नजर आ रही है, मौजूदा गवर्नमेंट में जो इत्तेहादी है उनमें फूट नजर आ रही है। देखिए जो की इशू है ना वो डिजिटल सेंसस का है। क्योंकि सैलाब ज़दगान एक तो आपको पता है पहले ही वो सिंध का जो मामला है वहां पे बहुत सारे लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं, तो सैलाब ज़दगान के लोग जो हैं वो अपनी जगहों से जो है डिस्प्लेस हुए हैं। जी बिल्कुल। उनका मामला भी कि कैसे उन्हें काउंट किया जाएगा। उसके बाद एनपीएन को भी इस पे रिजर्वेशन बनाई है उनकी तरफ से भी, तो ये मामला तो एक सीरियस है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे की फैक्टर यही है सैलाब ज़दगान की मदद, तो चूंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और बिलावल साहब को ये भी अंदाजा है कि वफाकी हुकूमत के खजाने की क्या सूरत हाल है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि वो ये भी सिंध गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सैलाब ज़दगान को देखे और वहां से फंड्स जनरेट करे। बिलावल साहब इंटरनेशनल लेवल पे उनका स्टेचर बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो कर सकते हैं। जो मसला है वो डिजिटल सेंसस का ही है। डिजिटल सेंसस का है, ठीक। मुबशिर साहब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, माज़ी चाहती हूँ इंटरप्ट करने के लिए। आफ्ताब साहब लास्ट 20 सेकंड मुझे बताएगा कि अगर लेट्स सपोज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो आपकी इंतखाबी मुहिम भी जारी है, सर उस पर क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में वो तो फिर बड़ी मजबूत हो जाएगी हमारी इंतखाबी में। और मैं आपको सही बात बताऊं, इसका वाहिद हल है कि फेयर इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शन करवा दें, ताकि ये कि मुल्क जो है सारे इंतशार से, सारी परेशानी से निकले और लोग जिसको साथ खड़ा होना चाहें, जिसको वोट देना चाहें, वो हुकूमत करे। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, मुबशिर बुखारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मियां हनान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त में मुल्क के जो दरपेश चैलेंजेस हैं और जो दरपेश मसाइल हैं उसमें यही है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आए जो कि अपने मसाइल एक साइड पे रखे, हुकूमत पे फोकस करे और हमारे अवाम पे फोकस करे कि अवाम के क्या मसाइल हैं। पार्लियामेंट में भेजने का मतलब, असेंबली में भेजने का मतलब आम आदमी का वोट के जरिए ये होता है कि उसके मसले हल होंगे, ना कि हमारे यहाँ पे सियासी पार्टीज के अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बुरी नजर से बचाए। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।